नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में आपका। बहुत से दोस्तों के कमेंट सेक्शन में आए हैं कि शर्मा जी अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करें प्रॉपर्टी के लिए, उसके ऊपर आप थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन हमें दीजिए। आज हम इस वीडियो में इसी फैक्टर पे डिस्कशन करेंगे कि हम अपने फंड्स की प्रोविजनिंग कैसे करें, एलोकेशन कैसे करें। आज का टॉपिक एलोकेशन ऑफ एंड प्रोविजनिंग ऑफ फंड्स के ऊपर है। दोस्तों, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी फाइनल करते हैं उसके लिए हम अपने धन की व्यवस्था हम दो तरीके से हमें करना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सिस्टमैटिक तरीके से बहुत आसान है, प्रोवाइडेड हमें इसकी सिस्टमैटिक नॉलेज हो। आज हम उसी की बात अभी कर रहे हैं। दोस्तों, किसी भी प्रॉपर्टी के लिए दो तरह से आपको अपने धन की व्यवस्था करनी होती है। एक फंड्स जो आपको अपने लेवल पे चाहिए होते हैं, एक कंट्रीब्यूशन हमेशा आपका अपना तकरीबन 20% का कंट्रीब्यूशन हमेशा रहता है। उसके अलावा हमारे पास बैंक्स, NBFCs, इनसे हमें एक लोन से भी हमारे फंड्स की प्रोविजनिंग हो जाती है। आप किसी भी प्रोजेक्ट में जिसमें भी आप अपनी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, आज की डेट में तकरीबन 15 से 20% की डाउन पेमेंट के ऊपर आपको तकरीबन 80 से 85% लोन्स बैंक्स इजीली अवेलेबल करा देते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर इनकम सोर्सेज। लेकिन आपको अपनी इनकम के हिसाब से अपने फंड्स को मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको दो छोटे छोटे सूत्र बताता हूँ, हम बड़े आसानी से अपने फंड्स को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे खुद के हैं उसमें से मेरे पास कितना कंट्रीब्यूशन बन सकता है। लेट अस से मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ कि मैंने कोई प्रॉपर्टी जो मैंने आइडेंटिफाई की है, लेट अस से वो एक एक्स अमाउंट 40 लाख रुपए की है। तो उस 40 लाख रुपए की प्रोविजनिंग के हिसाब से मुझे अपने पास कितने फंड्स जमा करने होंगे ये देखना ज़रूरी है। मुझे लगता है अगर आप 40 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी आपने अगर फाइनलाइज की है तो मोटा मोटा आपके पास तकरीबन 10 लाख रुपए के अपने फंड्स की प्रोविजनिंग होना ज़रूरी है। उस 10 लाख को आप दो चरणों में यूटिलाइज करोगे। नंबर एक, सबसे पहले आपका एक डाउन पेमेंट जाएगा, 5 से 6 लाख रुपए आपका तकरीबन डाउन पेमेंट जाएगा। उसके अलावा बाकी का लोन का प्रोविजनिंग 30, 32, 35 लाख रुपए का लोन का प्रोविजनिंग आपको बैंक से मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम। और जो बाकी का आपका जो 3-4 लाख रुपए बच गया वो आपके काम आएगा एट द टाइम ऑफ पोजेशन, क्योंकि एट द टाइम ऑफ पोजेशन भी आपको फंड्स चाहिए होंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए के फंड्स चाहिए होंगे अगर आपका 40 लाख रुपए का कोई प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसमें स्टैट्यूटरी फीस भी रहेगी, आपकी रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी रहेंगे और पोजेशन के कुछ फंड्स पे आपको ज़रूरत पड़ती है। वो आपको अपने फंड्स को दो पार्ट में डिवाइड करके लेके चलना है और बाकी वाला पैसा आप अपना बैंक से ले सकते हैं। बैंक्स में भी कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए। आज की डेट में गवर्नमेंट लेड बैंक एंड नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल है, NBFC जिनको हम कहते हैं। और हाउसिंग लोन तकरीबन हर संस्था बड़े आराम से देती है। कौन से बैंक को, कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आपको सेलेक्ट करना है या उसके क्या बेसिस हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान आपको दे लेना चाहिए। मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट लेड बैंक हैं आपको सबसे पहला प्रेफरेंस उन्हीं को देना चाहिए। उसका रीज़न है ईज ऑफ ऑपरेशंस, क्योंकि आज आप एक लोकेशन के ऊपर बेस्ड हैं, यू मे गॉट ट्रांसफर टू सम अदर लोकेशन। तो जो बैंक है वो पैन इंडिया, उसका स्प्रेड कैसा है, उसकी अवेलेबिलिटी कैसी है, पोजीशनिंग कैसी है, ईज ऑफ ऑपरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ ऑपरेशन कैसा है उसका, क्या आपको ऑनलाइन ऑपरेशन अवेलेबल है हर जगह पे,
बैंकिंग तो हम ऑनलाइन हर जगह से कर सकते हैं, बट जब हम बात करते हैं लोन अकाउंट की, तो लोन अकाउंट की आपकी ऑनलाइन बैंक की सहूलियत, ईज़ ऑफ ऑपरेशंस कौन से बैंक के साथ हैं, वो हमें आज ही डिसाइड कर लेना चाहिए। बहुत जगह NBFCs हैं जिनके ऑपरेशंस हैं, लेकिन मेट्रोज में उनके ऑपरेशंस बहुत अच्छे हैं। वेरेज अगर आप किसी सेमी अर्बन एरिया में, अगर रूरल एरिया में अगर आप ट्रांसफ़र हो जाते हो, तो शायद आपको एक टाइम पे आके दिक्कत रहेगी। तो आपको ईज़ ऑफ ऑपरेशंस को पहले ही देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देन कम्स लोन टेन्योर। लोन का टेन्योर आपका नंबर ऑफ कितने सालों के लिए आपका लोन मैक्सिमम उसमें हो सकता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, आपकी इनकम के हिसाब से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। लेट अस से आज आपकी एक एक्स अमाउंट की इनकम है, लेकिन आपकी एक एक्स लाइबिलिटी भी साथ में चल रही है, तो हो सकता है उसमें आपके फाइनेंसेस जो नॉर्मल 15 साल के लिए अगर हम लोन की बात करते हैं, हो सकता है कम हो जाए। लेकिन अगर लोन टेन्योर की ऑप्शन, ज़्यादा लोन टेन्योर की ऑप्शन आपके पास है, तो यू कैन इंक्रीज योर फंड्स ऑल्सो। या कल को आप अपनी किसी लाइबिलिटी को सेटल करके आप उसको इजी भी कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट किस तरह से हैं, किस पैटर्न में फॉलो कर रहे हैं, और कौन से बैंक में लोएस्ट इंटरेस्ट रेट हैं। इंटरेस्ट रेट भी एक फैक्टर है जिसको आपको पहले ही जान लेना बहुत ज़रूरी है। प्री पेमेंट की कोई पेनल्टी तो नहीं है। हालांकि आज की डेट में RBI लेड बैंक्स में किसी तरह की प्री पेमेंट की पेनल्टी नहीं है, बट फिर भी NBFCs और नेशनलाइज्ड बैंक में आपको एक जो मेजर डिफरेंस मिलेगा वो है कि जैसे NBFCs हैं, आप प्रीपेमेंट करना चाहते हो तो आपको उनको पहले नोटिस देना पड़ेगा। तो वो आपको 10-15 दिन का एक टाइम शेड्यूल में आपको हिदायत देंगे कि आप इतना पेमेंट कर सकते हो। वेयरएज कुछ एक नेशनलाइज्ड बैंक्स में आप डायरेक्टली अपने सेविंग अकाउंट से लोन अकाउंट में डायरेक्ट अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। जितनी भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं, इनमें ये सुविधा है कि आपका एक सेविंग अकाउंट है और आपका लोन अकाउंट भी अगर उसी बैंक में है, तो आप अपनी सेविंग अकाउंट से लोन अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हो, जिसके लिए आपको उनको रिक्वेस्ट देने की ज़रूरत नहीं रहती है। आपकी सहूलियत के हिसाब से आप उसको पेमेंट उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें प्री पेमेंट की पेनल्टी कोई नहीं है। तो ये भी आपको देख लेना बहुत ज़रूरी है शुरुआत में ही। बैंक फाइनेंस के साथ साथ आपको जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज, एक जो बहुत बड़ा सुकून मिलता है, वो ये है कि कोई भी जो बिल्डर जिससे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उस बैंक ने उस बिल्डर का, एक्स बिल्डर का ड्यू डिलिजेंस, उसका लीगल, उसका टेक्निकल इवैल्यूएशन, सारा लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की होती है। तो आपका जो एक बिलीफ है बैंक के साथ साथ बिल्डर पे भी बन जाता है। बैंक से फाइनेंस लेने के लिए आपको कुछ नॉमिनल डॉक्यूमेंटेशन है जो बहुत आपको कंप्लीट करनी होती है। सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड, पेंशनर, तीनों के केस में थोड़ी डिफरेंट है। छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। वी टॉक अबाउट द सैलरीड एम्प्लॉयज लोन। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोग्राफ, आपके फॉर्म 16 या आपकी 2 साल की रिटर्न्स, आपका बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपकी सैलरी जाती है और लास्ट 6 मंथ से लेके 1 साल के बीच का, और बिल्डर के डॉक्यूमेंट। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड रहते हैं बैंक के लोन के प्रोसेस के लिए इन केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉय। इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपकी और कोई लाइबिलिटीज़ है, अगर आपने और कोई लोन ले रखा, तो उस लोन का रीपेमेंट का ट्रैक आपको साथ में उस बैंक को ज़रूर देना होगा। अब हम बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स की बैंक फाइनेंस की फॉर्मेलिटीज़ के लिए। बेसिक KYC रिमेन्स द सेम, जैसे आपकी फ़ोटोग्राफ्स है, आपका आधार कार्ड है, आपका एड्रेस प्रूफ है, आपकी फ़ोटोग्राफ है, आपकी बैंक स्टेटमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में अगर वो कोई कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पार्टनरशिप कंपनी है, तो जितनी भी उसकी करंट अकाउंट की स्टेटमेंट्स हैं, 1-1 साल की वो स्टेटमेंट्स आपको सबमिट फर्निश करनी होंगी। उसके अलावा आपकी जो सेविंग अकाउंट की स्टेटमेंट्स हैं वो भी आपको फर्निश करनी होंगी। उसके अलावा आपको फाइनेंशियल्स कंप्लीट 3 साल के आपको
बैंक को फर्निश करने होंगे, जिसमें आपके डेटर्स क्रेडिटर्स की पूरी डिटेल्स उसमें रहेगी। आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस शीट उसमें कंप्लीट रहेगा। और अगर आपका कोई लोन चलता है, कोई आपने फाइनेंस किसी बैंक से या कोई लिमिट ले रखी है, तो उसका स्टेटमेंट भी आपको साथ में फर्निश करना पड़ेगा इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। फिर एक कैटेगरी आती है, वो है पेंशनर्स की। पेंशनर्स के लिए पेंशन का जो डॉक्यूमेंट है, केवाईसी के साथ साथ, केवाईसी में आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी फोटोग्राफ, ये चीज़ें आपकी आ जाती हैं। उसके साथ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में आपका जो पेंशन का जो डॉक्यूमेंट है, जो गवर्नमेंट से आपको मिला है, पेंशन का डॉक्यूमेंट, और जो पेंशन आपके जिस बैंक में आती है उस बैंक की 1 साल की बैंक स्टेटमेंट जो उसमें क्रेडिट दिखा रहा है, उसके बेसिस पे आपको होम लोन अवेलेबल हो जाता है। तो ये मोटी मोटी 3 ही कैटेगरीज हैं जिनमें फाइनेंस की ज़रूरत रहती है, और इनमें आज की डेट में ऑलमोस्ट हर बैंक में आसानी से लोन अवेलेबल रहता है। ये तो बैंक से आपको जो फाइनेंस अवेलेबल हो गया और आपने एक अपनी प्रोविजनिंग कर ली है। दोस्तों, एक बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है, जब हम अपने फंड्स को एलोकेट करते हैं तो हमें एक चीज़ का जो ध्यान रखना चाहिए वो है कि जो आपका टोटल इनकम है, लेट अस से आपकी अगर टोटल इनकम लेट अस से 50,000 रुपये है, तो उस 50,000 रुपये में से तकरीबन 50% पैसा तो आपको अपने हाउस होल्ड अफेयर्स के लिए रिक्वायर्ड रहेगा। वो 50% जो पैसा है वो आप अपने लिए कंज्यूम करोगे। नॉर्मल जो बैंक्स हैं, बैंक भी जो प्रैक्टिस करते हैं आपको फाइनेंस देने की, वो भी मोटा मोटा 60-40 के रेशो ही लेके चलते हैं। 60% आपका जो फंड्स है उसको वो टच नहीं करते हैं। जो 40% ऑलमोस्ट आपका जो पैसा है ग्रॉस इनकम का, वो मोटा मोटा उसी की EMI बनाते हैं। तो आपको भी इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रख के चलना चाहिए, क्योंकि आपके जो हाउस होल्ड खर्चे हैं तकरीबन 50% पैसा आपका मंथ ऑन मंथ कंज्यूम होगा। अब बचा आपके पास आपका अगला 50%। उस 50% को भी आपको बड़ा सिंसियरली बाइफिकेट कर लेना चाहिए। उसमें से आप मोटा मोटा 30% से ऊपर का अपना EMI ना बनाएं। लेट अस सपोज अगर आपकी 50,000 रुपये की इनकम है तो 50,000 का 30% हो गया आपका तकरीबन 15,000 रुपये। 15,000 से ज़्यादा की EMI आप कोशिश करें ना बनाएं, बिकॉज जो 20% जो पैसा आपके पास बचता है वो आपका कंटिजेंसी फंड है, या आपके और इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपको वो पैसा रिक्वायर्ड है, या आपके अपने शौक पूरे करने के लिए आपको वो पैसा चाहिए है। मेरा मानना ये है कि इन तीनों फैक्टर्स में से अगर किसी एक फैक्टर को भी आप डिस्टर्ब करते हो तो आपके जो बाकी दोनों फैक्टर्स हैं, तीनों फैक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ कि एक आपका बेसिक फंड्स 50% जो आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का है, 30% आपका EMI और 20% आपके जो शौक पूरे करने के लिए आपका जो या बाकी प्रोविजनिंग के लिए आपका कंटिजेंसी फंड है। अगर इन तीनों में से एक फंड भी डिस्टर्ब होता है तो आपके दोनों फंड्स का डिस्टर्ब होना बहुत लाजमी है। बहुत मुमकिन है कि आपके दोनों या एक एरिया उसमें डिस्टर्ब हो जाए। अगर आपका कंटिजेंसी में कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ गए हैं तो या तो आपका EMI डिस्टर्ब होगा, और अगर EMI को बैलेंस करोगे तो आपका जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है वो पक्का डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपको शुरू में ही इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना चाहिए कि जब भी आप अपने फंड्स का एलोकेशन करें तो आप कोशिश करें कि जो आपका टोटल इनकम है उसका 30% से ऊपर आपका EMI ना ही एक्सीड करे, तो आप एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में अपना लोन भी रन कर पाएंगे और अपने लाइफ को भी, इनकम को भी आसानी से फैमिली के साथ एंजॉय कर पाएंगे। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी इसमें मिली होगी, और अगर कुछ आपको कोई पर्टिकुलर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर डाल दें। आई विल आंसर यू पर्सनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।